नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद केपी सर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 20 MCQs क्वेश्चंस किसके ऊपर बेस्ड रहेंगे। ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस पर आधारित रहेंगे। यानी कि आज की वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिनमें हमको क्या करना है, सही एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का चुनाव करना है। इस वीडियो में मैं आपके लिए प्रत्येक क्वेश्चन में लगने वाले कॉन्सेप्ट को भी साथ के साथ क्लियर करता चलूँगा, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आगामी वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुंचते रहें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ऊपर की साइड में तो आपके क्या दे रखे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। चेंज द वॉइस इन सेंटेंसेज गिवन बिलो बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। क्वेश्चन कितने रहेंगे? 20 रहेंगे। पहला क्वेश्चन है पंकज थ्रू द बॉल। अब इसका जो पैसिव वॉइस है वो क्या बनेगा? तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट कौन सा है इसमें? द बॉल है। तो कहाँ पर है द बॉल? शुरुआत में। तो इसमें तो है ही नहीं, तो ये तो खत्म हो गया। उसके बाद में द बॉल इसमें है, इसमें है, इसमें है। और उसके बाद में क्या लगाते हैं हम? उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अब उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब के लिए हमें देखना होता है टेंस, और टेंस से हम पहचानते हैं कि इसमें उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी। अब यहाँ पर हमने देखा थ्रू यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट के उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर हैं। तो अब यहाँ पर अपना नया सब्जेक्ट क्या है? द बॉल। तो उसके हिसाब से क्या लग जाएगा? वॉज। तो अब किस किस में वॉज है? तीनों में वॉज है, तो तीनों ही हो सकते हैं। उसके बाद में क्या लगाना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर थर्ड फॉर्म कौन कौन से सेंटेंसेज में है? एक तो इसमें है, इसमें है, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है? बीइंग दे रखा है, कि कौन से टेंसेज में लगता है? कंटिन्यूअस वाले टेंसेज में लगता है। तो ये आंसर इसका होगा ही नहीं। अब इसमें आपकी थर्ड फॉर्म है ही नहीं, तो इस प्रकार ये तीन आंसर तो कैंसिल हो गए। बचा कौन सा आपका? द बॉल वॉज थ्रोन बाई पंकज। और यही इसका राइट आंसर है। क्या करते हैं हम? बाय लगा करके जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना करके लिख देते हैं। सेम उसी तरीके से हो रहा है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है ही विल फ्लाई ए काइट। अब इसमें आपका ऑब्जेक्ट कौन सा है? एक काइट है। तो सबसे पहले तो यही आएगा। तो कहाँ कहाँ ए काइट है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन में काइट है और सी ऑप्शन में काइट है। अब उसके बाद बात आएगी उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब की। और उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब जो फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें पहले से ही विल सेल तो दे ही रखे होते हैं, और क्या लगाना होता है? हमें बी लगाना होता है। तो विल कौन से में दे रखा है? इसमें दे रखा है और इसमें दे रखा है। और ये वाला तो पहले से ही खत्म हो गया था, ये आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ही इसका गलत कर रखा है। अब उसके बाद में बी लगाना है। तो बी कौन से वाले में है? इसमें है। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन आप देखिए, ही हैज नॉट इन्वाइटेड ऑल हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ पर अपना सबसे पहला काम क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने का। तो ऑब्जेक्ट पहचान लेते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं? जो वर्ब है उसमें क्या या किसे लगा करके प्रश्न करते हैं, तो जो उत्तर में आता है वो क्या होता है? आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो हैज नॉट इनवाइटेड यानी कि आमंत्रित नहीं किया गया। किसको आमंत्रित नहीं किया गया? ऑल हिज फ्रेंड, उसके सभी मित्रों को। तो यही ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले तो यही आएगा, ऑल हिज फ्रेंड, ऑल हिज फ्रेंड। तो कौन से ऑप्शन में नहीं है ऑल हिज फ्रेंड? शुरुआत में पहले वाले में। तो ये तो खत्म हो गया। अब उसके बाद में तीन ऑप्शन बचे। अब हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तो बना लिया, उसके बाद में बात क्या आएगी? उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब की। अब उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट है। और प्रेजेंट परफेक्ट की कौन सी होती हैं? हैज या हैव। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या लगाना है? हैव। अब हमारा नया सब्जेक्ट कौन सा है? ऑल हिज फ्रेंड। कैसा है? प्लूरल है। तो अब इसमें आप देख लो हैव कौन से में लगा हुआ है। इसमें हैड है, ये गलत। इसमें आर है, ये गलत। तो बचा कौन सा आपका? ऑप्शन सी बचा। इस तरीके से आपको छांट लेना है अपना राइट आंसर, और आप इसका पूरा मिलान करके देख लो। ऑल हिज फ्रेंड हैव नॉट बीन इनवाइटेड बाय हिम, जो कि एकदम पूरा सही है। अगला क्वेश्चन है ही इज ruining हिज लाइफ। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? हिज लाइफ। अब सबसे पहले तो यही आएगा, लेकिन चारों ऑप्शन में है सबसे पहले ये, तो चारों ही ऑप्शन हो सकते हैं। उसके बाद में बात आई
उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब की। तो उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है तो क्या आ जाएगी, इज एम आर में से आ जाएगी। हिज लाइफ सिंगुलर है इसलिए क्या आएगी, इज आएगी। तो अब इज देख लो कहाँ कहाँ है, यहाँ पर नहीं है ये ख़त्म, यहाँ पर नहीं है ये ख़त्म। अब बचे अपने पास में दो। अब चूंकि ये जो सेंटेंस है वो कैसा है, कंटिन्यूअस वाला है, आईएनजी वाला है, और आईएनजी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बीइंग लगाते हैं, क्योंकि जो वर्ब होती है उसको हम किस में बदल देते हैं, थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। तो उसका जो आईएनजी है वो भी तो लगा करके रखना है ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, बीइंग लगाते हैं, BEING। तो बीइंग अब इसमें कौन से वाले में है, ये देखिए आप यहाँ पर ये रहा, और इसमें नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन आप देखिए, वाई डू यू टेल ए लाई, तुम एक झूठ क्यों बोलते हो। तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, ए लाई यानी कि झूठ। अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ही हम सब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन ये सेंटेंस कैसा है आपका, प्रश्नवाचक है, और प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या होता है, सबसे पहले WH वर्ड को लिखा जाता है। तो WH वर्ड अपना कौन सा है, वाई, तो सबसे पहले तो हम इसी को लिख देंगे, ये काम हो गया साहब। उसके बाद में बात आई उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब की। उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब के लिए हमने देखा डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, इज एम आर। अब हमारा नया सब्जेक्ट ए लाई है, यानी कि ए लाई सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से आपकी कौन सी आ जाएगी, इज आ जाएगी। तो ये रही आपकी बाई इज। बाकी सारे आपके गलत हो गए। यहाँ पर तो ये डू का डू ही रख दिया था, यहाँ पर बाई के बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी थी जो बाद में लगाई है, इसलिए ये गलत है। यहाँ पर ये आपका बाई के बाद में डायरेक्ट आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको लिख दिया, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इसको बाद में लगाया गया है, इसलिए ये गलत हो गया। अब बचा कौन सा आपका, वाई इज ए लाई टोल्ड बाई यू, यानी तुम्हारे द्वारा एक झूठ क्यों बोली जाती है। तो इस तरीके से साथियों आप इस ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, डू दे स्पीक इंग्लिश। ये भी आपका सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, या तो WH वर्ड से शुरू हो रहे होते हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब से। ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो अपना जो पैसिव वॉइस है वो भी किससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा। पहले हेल्पिंग वर्ब ही देख लो, डू प्लस स्पीक यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो अब कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, इज एम आर। तो सबसे पहले तो इज एम आर में से ही आएगा, तो यहाँ पर आपके जो ये बी ऑप्शन है ये तो गलत ही हो गया। अब बचे अपने पास में ये दो विकल्प, ए और सी। अब आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को बनाकर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके लिखना है। तो ऑब्जेक्ट कौन सा है, इंग्लिश, उसको हमने लिखा सब्जेक्ट की जगह पर, तो इज के बाद में ये रहा यहाँ पर आपका इंग्लिश। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ये वाला ही हो जाएगा। और पूरा चेक कर लेते हैं। फिर उसके बाद में क्या करना है, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ये लगी हुई। उसके बाद में बाई लगा करके आपका जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना करके लिखना है, तो हमने बाई लगा करके ये देम लिख दिया। जनरली साथियों जो दे सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बना करके नहीं लिखते हैं, और काफ़ी जगह इसको लिख भी दिया जाता है। तो दोनों ही कंडीशन आपके सामने हो सकती हैं, हो सकता है आपको लिखा मिल जाए, हो सकता है आपको लिखा हुआ नहीं मिले। अगला क्वेश्चन देखिए आप, डज ही नो यू। अब इसमें आपको क्या करना है, अब ये वाला जो सेंटेंस है वो भी कैसा है आपका, इंटरोगेटिव है। अब इंटरोगेटिव में वही हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी, तो डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट, उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। अब नया सब्जेक्ट आपका कौन सा बनेगा, यू। यू को हम यहाँ पर लेके आएंगे, उसके हिसाब से उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब कौन सी लग जाएगी, आर। तो आर तो सबसे पहले लगेगा, तो यहाँ पर इसमें नहीं, इसमें नहीं। अब बचे दो, तो आर यू, और उसके बाद में क्या लगाना है आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि क्या है, नॉन। नॉन, दोनों में नॉन लगा हुआ है। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो कि इसमें ये यहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन साथियों आपको एक बात को ध्यान रखना है, कुछ वर्ब मैंने आपको बताई थी जिनके साथ में बाई नहीं लगता बल्कि कुछ अन्य प्रीपोजिशन लगता है। उनमें से एक है आपकी नो वर्ब यानी कि नॉन। नॉन यदि आ जाए तो उसके बाद में हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, बाई नहीं लगाते हैं। तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन है, हुम डू यू वांट। ये भी आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब हुम और हु के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो हुम है वो किस में चेंज हो जाता है, हु में। तो अब इन तीनों ही ऑप्शन में आप
हु में बदल करके दे रखा है। उसके बाद लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो एजेमआर आएगा। तो यहाँ पर तो वॉज है, यहाँ पर हैज है, दोनों ही खत्म। तो बचा क्या आपका ऑप्शन ए, हु इज वांटेड बाय यू। चेक कर लो, हु के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगा दी, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी और फिर बाय लगा करके जो सब्जेक्ट था उसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है नो वन कैन डू इट। अब इसमें हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है? इट है, तो सबसे पहले हम इसी को लिखेंगे। अब तीन सेंटेंसेज में इट है, तो सबसे पहली बात तो ये चौथा वाला आपका गलत हो गया। अब बात आई उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब की। अब चूंकि ये मॉडल वाला वाक्य है तो मॉडल वाले वाक्यों में हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती ही नहीं है, तो मॉडल आ गया वही की वही। उसके बाद में हम क्या करते हैं, मॉडल वाले वाक्यों में मॉडल के तुरंत बाद हम क्या लगाते हैं? बी लगाते हैं। तो किस में लगा हुआ है? इसमें लगा हुआ है और इसमें लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा हुआ, तो ये भी खत्म। अब बचे ये दो। अब इस नॉट वाले का और हम फैसला कर लेते हैं कि नॉट वाला आएगा या फिर ये बिना नॉट वाला आएगा। तो इसके लिए साथियों आपको ध्यान रखना है कि नो वन, नोबडी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, ये जो सब्जेक्ट होते हैं इनको हम ऑब्जेक्ट बना करके नहीं लिखते हैं। यहाँ पर भी नहीं लिख रखा, लेकिन इनके अंदर का जो छुपा हुआ नॉट है, नो वन, नोबडी और नथिंग के अंदर का जो नॉट छुपा हुआ है उसको हमें सेंटेंस में बनाए रखना है। इसलिए हमें क्या लगाना पड़ता है? नॉट लगाना पड़ता है। इसलिए जो राइट आंसर है वो क्या होगा? इट कैन नॉट बी डन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लीज हेल्प हिम। अब प्लीज से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है। बहुत ही आसान होता है ये प्लीज काइंडली वाला, और इसमें हमको करना क्या होता है? यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखना होता है और उसके बाद प्लीज काइंडली को हटा करके जो बाकी सेंटेंस है उसको एज इट इज उतार देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा काम कौन से सेंटेंस में हो रहा है? यू आर रिक्वेस्टेड टू ये रहा और उसके बाद में सेंटेंस को प्लीज हटा करके ये उतार दिया। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? सी। अगला क्वेश्चन देखिए आप, शट द विंडो। ये भी सेंटेंस आपका कैसा है? इंपरेटिव है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इसकी शुरुआत हो रही है। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो शुरू होते हैं उन सेंटेंसेस का हम पैसिव वॉइस दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो है लेट वाला तरीका। अब लेट वाले तरीके से तो यहाँ पर एक भी नहीं दे रखा, तो दूसरा तरीका कौन सा है? जब सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा हो तो उसमें हम क्या लिख देते हैं? यू आर ऑर्डर्ड टू, ये लगा करके सेंटेंस को हम एज इट इज उतार देते हैं, तो वही आपका पैसिव वॉइस बन जाता है। अब ऐसा किस में किया जा रहा है? इसमें तो रिक्वेस्टेड टू है तो ये तो होगा नहीं। इसमें क्या है? यू आर ऑर्डर्ड टू, तो ये वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू शट द विंडोज। अगला सेंटेंस वो भी आपका कैसा है? इंपरेटिव है, यानी आज्ञार्थक है। पुट आउट द लैंप, यानी लैंप को बुझा दो, किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है। अब इसका लेट वाला तरीके के ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, तो लेट से इसकी शुरुआत करते हैं। यहाँ पर लेट से शुरू होने वाला केवल एक ही सेंटेंस है। यहाँ पर लेट द लैंप बी पुट आउट। इसको चेक भी कर लेते हैं। सबसे पहले लेट लगाना है, उसके बाद में आपको क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके लगाना है, उसके बाद बी लगाना है और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब चूंकि पुट की तीनों फॉर्म ही समान होती हैं और उसके बाद में जो बचा हुआ होता है, जैसे कि यहाँ पर आउट है, इसको लगा दिया। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन देखिए आप, हु रोट दिस बुक। ये जो सेंटेंस है आपका कैसा है? प्रश्नवाचक है। अब प्रश्नवाचक में क्या करते हैं हम? जो WH वर्ड होता है उसको लिखते हैं सबसे पहले, लेकिन उसमें भी यदि हु या हुम है तो क्या करते हैं? उनको हम चेंज कर देते हैं। हु को तो बाई हुम में चेंज कर देते हैं और जो हुम है उसको हु में चेंज कर देते हैं। अब बाई हुम में कौन कौन से में चेंज हो रहा है? पहले में नहीं हो रहा, गलत। दूसरे में नहीं हो रहा, गलत। तो अब इसका मतलब बचे ऑप्शन अपने पास दो। तो हमने सबसे पहले देखा बाई हुम, ये दोनों में है। अब उसके बाद बात आई उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब की। अब चूंकि यहाँ पर वर्ब क्या है? रोट है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट की उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर होती है। अब यहाँ पर हमारा नया सब्जेक्ट कौन बनेगा? दिस बुक, यानी कि एक किताब की बात हो रही है, तो वॉज आएगा या वर? वॉज आएगा। तो वॉज कौन से में है? इसमें है, डी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए आप, द हॉर्सेज वर ड्रॉइंग तांगाज, कि जो घोड़े थे वो तांगे को खींच रहे थे, तांगों को खींच रहे थे। ऑब्जेक्ट कौन सा है इसमें? तांगाज। तो सबसे पहले तो यही आएगा, द तांगाज। यहाँ पर दा और रह गया था, दा है, तो द तांगाज। और उसके बाद में क्या लगाना है? उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब। चूंकि ये पास्ट का कंटिन्यूअस है तो उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? वॉज या वर। अब हमारा तांगाज प्लूरल है, इसलिए क्या आ गया? वर।
तो द तांगाज, और उसके बाद में वर कहाँ कहाँ पर है, एक तो यहाँ है और एक यहाँ है, ये दोनों खत्म। अब उसके बाद में क्या है आपका कंटिन्यूस का है, आईएनजी को हटाना है, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग लगाना पड़ेगा। तो आपका क्या मिला, बीइंग इसमें मिल गया, इसमें नहीं है, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो गया, ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बी शैल टीच हिम ए लेसन, हम उसे एक लेसन पढ़ाएंगे। अब इसमें ऑब्जेक्ट आपका कौन सा है, एक तो है हिम और एक है ए लेसन, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं साथियों, और दोनों ही ऑब्जेक्ट में से हम किसी से भी बना सकते हैं। अब पहला अगर हम हिम से बनाना चाहें तो क्या बनेगा, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, हिम का क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। उसके बाद में बिल सेल वाला सेंटेंस है तो क्या जुड़ जाएगा, बी और जुड़ जाएगा, और बिल सेल में से एक आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर तो बी था, यानी आई बी के साथ में क्या लगता है, सेल, बाकी अन्य के साथ में क्या लगता है, बिल। अब यहाँ पर तो बी था इसलिए सेल लग रहा था, लेकिन अब हमारे पास क्या आ गया, नया सब्जेक्ट ही आ गया, तो अब इसके साथ तो सेल नहीं लगेगा बल्कि क्या लगेगा, बिल लगेगा। और उसके बाद क्या लगाना है, बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच की क्या लगा दी, टॉट, और क्या बच रहा है अब अपना, ए लेसन, तो इसको लिखा। उसके बाद में बाई लगा करके जो सब्जेक्ट था बी, इसको हमने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट, और क्या बन गया, अस। और यदि हम इसको इसके दूसरे ऑब्जेक्ट से बनाना चाहें, ए लेसन से, तो किस तरीके से बनेगा, सबसे पहले तो आ जाएगा आपका ए लेसन, उसके बाद में ए लेसन के हिसाब से सेल की जगह क्या आ जाएगा, बिल आ जाएगा, और उसके बाद में क्या लगाना है, बी, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, और उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जो आपका सजीव ऑब्जेक्ट बच जाता है उससे पहले हम क्या लगाते हैं, टू, तो टू भी लगा हुआ है, उसके बाद बाय लगा करके हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना करके लिख दिया। तो ये दोनों ही इसके बन सकते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, बोथ, ए एंड बी, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शी वॉज आयरनिंग हर क्लॉथ्स। अब इसमें आपका ऑब्जेक्ट कौन सा है, हर क्लॉथ्स, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, यही आएगा। तो यहाँ पर तो ये है नहीं, तो ये तो वैसे ही खत्म हो गया। अब इसमें तीन बचे। अब उसके बाद में आपका उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब की बात आई, वॉज आयरनिंग, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस, यानी कि वॉज या वर में से कोई आएगा। अब हमारा नया सब्जेक्ट क्या है, क्लॉथ्स, चूंकि यहाँ पर पहले तो क्या था, सी था, सिंगुलर था, इसलिए वॉज लग रहा था, लेकिन अब हमारा नया सब्जेक्ट क्लॉथ्स यानी कि कपड़े, बहुवचन आ रहा है, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, वर लगाना पड़ेगा। अब इसमें तो वॉज दे रखा है तो ये तो खत्म हो गया। अब बचे अपने पास में दो, तो यहाँ पर वर है, यहाँ पर वर है। उसके बाद में आपको क्या लगाना है, इस आईएनजी को हटाने के लिए बीइंग लगाना है। अब बीइंग कौन से में लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है, तो ये वाला गलत हो गया और सही कौन सा हो गया, सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए आप, डोंट प्लग द फ्लावर्स, यानी फूलों को मत तोड़ो। ये जो क्वेश्चन है पिछले एमजीजीएस के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। अब इसका राइट आंसर देखेंगे आप, कैसा है, डोंट, यानी कि डू नॉट से शुरुआत हो रही है इसकी, तो किससे बनेगा, लेट से बनेगा। अब सबसे पहले तो आप लिखेंगे लेट, अब इसमें लेट नहीं है और इसमें लेट नहीं है, दो तो ये वैसे ही गए। अब लेट वाले बचे दो, लेट द फ्लावर्स, लेट द फ्लावर्स। उसके बाद है नॉट बी प्लग्ड और बी प्लग्ड, चूंकि इसमें नॉट लगा हुआ है तो नॉट वाला ही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है, पीपल आर डिस्कसिंग द इश्यू। ये वाला क्वेश्चन भी पिछली बार महात्मा गांधी वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है, और इसका आपका पैसिव क्या बनेगा, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, द इश्यू है, तो सबसे पहले यही आएगा, चारों में यही है। उसके बाद में आएगी उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब, चूंकि ये प्रेजेंट का है, आर है, तो इसमें पास्ट वाली तो आ ही नहीं सकती, तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता। अब बात आई उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब, एजेएमआर में से एक होगी, तो इश्यू सिंगुलर है, इसलिए ये आर वाला ये भी नहीं हो सकता। अब उसके बाद में बात आई आईएनजी को हटाने की, आईएनजी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बीइंग लगाते हैं, तो इसमें है नहीं, तो आपका सही आंसर कौन सा बचा, सी। अगला क्वेश्चन देखिए आप, ही विल हैव पोस्टेड द लेटर। अब इसमें आपको सबसे पहले तो देखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द लेटर। अब द लेटर ही सबसे पहले आएगा, चूंकि ए वाले ऑप्शन में तो द लेटर पहले है ही नहीं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। उसके बाद में अपने क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब, उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब। अब चूंकि ये जो फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसमें अपने को क्या करना है, बीन और बढ़ा देना है। तो कौन से में लगा हुआ है, विल हैव, यहाँ पर सेल हैव है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि लेटर के हिसाब से क्या आएगा, विल आएगा। उसके बाद में बीन कौन से में है, इसमें सी वाले में है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आप देखिए, हाउ कुड यू
हेल्प मी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और कैसा है, WH वर्ड वाला है। तो सबसे पहले तो हम WH वर्ड को ही लिख देंगे। हाउ को लिख दिया हमने, यहाँ से चारों में लिखा हुआ है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के लिए यहाँ पर ये मॉडल वाला है। अब मॉडल है तो वही आ जाएगी, तो चारों में कुड यहाँ पर भी आ रहा है। उसके बाद बात आई ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने की। ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। जब हम उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, आई बनेगा, सभी में है। अब उसके बाद में बात आई कि बी लगाएं या नहीं लगाएं। चूंकि ये मॉडल वाला है तो बी लगाना पड़ेगा। अब बी किस में लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है, इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। बाकी ये जो 3 है वो गलत हो जाएंगे। तो इस तरीके से साथियों, आपको यदि पूरे नियमों का ज्ञान भी नहीं है तब भी आप इसमें से राइट आंसर का चुनाव कर सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है, यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाने का जो भी काम आपको आता हो आप उसको करके अपना सही उत्तर का चुनाव कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आगामी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।